एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, एक प्लेग्राउंड है आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस बनती है, और उनके ऊपर मीन आपका जो नेक्स्ट जेएस का वेब एप्लीकेशन है वो इसके ऊपर रन होता है। हम आप लोगों ने देखा होगा ना, जब जिसने अगर वाइब कोडिंग से कोई साइट वगैरह बनाई है तो लोकल होस्ट इस तरह आता है, लोकल होस्ट 3000, या ये तो कोड होता है, ये 3001 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, तो शायद आप लोगों ने कहीं पर देखा होगा। तो ये सारा आपका जो रन रन करता है ना आपकी एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट जेएस जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, लाइक अगर आप गूगल करेंगे ना तो नेक्स्ट जेएस जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, ठीक है। और ये किसने बनाया है? वर्सेल ने। अब वर्सेल का नाम काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा कि वर्सेल क्या है। ये एक प्लेटफॉर्म है, एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी एप्लीकेशंस को होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आपका होस्टिंगर है वो भी एक होस्टिंग प्रोवाइडर है, ये भी एक होस्टिंग प्रोवाइडर है, नेटलीफाई भी एक होस्टिंग प्रोवाइडर है, आप नेटलीफाई भी यूज़ कर सकते हैं, नेटलीफाई। ये चीज़ें पहले से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, ज़रूरी नहीं है अब हमेशा अपनी साइट को वर्सेल पे डिप्लाई करें, आप नेटलीफाई पे डिप्लाई कर सकती है, आप गेट हब पेजेस पे डिप्लाई कर सकती है, गिटहब पेजेस के नाम से होता है, तो आप गिटहब पेजेस पे भी अपना साइट डिप्लॉय कर सकती है। मीन ये इस तरह आएगा कि आपका फॉर एग्जांपल कोई टेम्परेरी डोमेन आपको मिल गया, लेट्स से plumber.github.com, इस तरह का एक सब डोमेन मिलता है, जिस तरह आपको वर्सेल पे सब डोमेन मिलता है, ठीक है। लाइक ये डॉट डेफ जो यहाँ पर आ रहा है ना, आप ये चूंकि क्लाउड फ्लेयर का है, क्लाउड फ्लेयर का है, तो यहाँ डॉट डेफ आता है। अब यहाँ से पता चलता है कि जिसकी भी जो आपको टेम्पररी डोमेन देते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म, तो उससे पता चलता है कि ये क्लाउड फ्लेयर का है। अगर यहाँ पर वर्सेल डॉट ऐप आता है तो फिर इससे ये अंदाजा होता है कि ये वर्सेल पे है। नेटलीफाई का भी ऐसा ही सीन है, और इसके अलावा काफ़ी सारे और भी है। आप रेपलेट पे भी कर सकते हैं, आप लवेबल पे भी कर सकते हैं, मतलब काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर आप अपनी साइट्स को फ्री में डिप्लॉय कर सकती हैं। वो स्टैटिक होती है, मीन आपकी जो स्टैटिक साइट्स होती हैं वो सारे आपकी यहाँ पर डिप्लॉय हो सकती है। और डेफिनेटली अगर हम फिर बैकएंड की तरफ जाते हैं, मीन डेटाबेस वगैरह कनेक्ट करती हैं, तो उसके लिए आप सुपाबेस, नियॉन, मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, तो उसको भी हम इसमें कवर करेंगे। लेकिन ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि नेक्स्ट जेएस साइट्स, ये नेक्स्ट जेएस जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये आपकी जो आजकल जितनी भी मॉडर्न साइट्स आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा साइट्स नेक्स्ट जेएस पे बिल्ड होते हैं। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट जेएस पे भी बिल्ड करते हैं लोग, लाइक नेक्स्ट जेएस भी एक है, तो नेक्स्ट जेएस ये भी है, व्यू जेएस भी है, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है, ज़रूरी नहीं है कि आप नेक्स्ट जेएस यूज़ करिए आप जो है, या नेक्स्ट जेएस यूज़ करिए, या आप व्यू जेएस यूज़ करिए, रिएक्ट जेएस हो गया, ठीक है, रिएक्ट जेएस हो गया। तो ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है। तो आपको नेक्स्ट जेएस नोड का इसलिए बताया कि जितनी भी आप रिएक्ट पे काम करते हो, आप व्यू पे काम करते हो, आप नेक्स्ट पे काम करते हो, आप नेक्स्ट जेएस पे काम करते हो, उन सारे सब के लिए ये जो नोड जेएस है ना, ये एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। लेट्स डेवलपर क्रिएट सर्वर्स, वेब एप्स, कमांड लाइंस, टूल्स एंड स्क्रिप्ट्स। अब हम एज अ वेब डेवलपर्स हम वेबसाइट बनाते हैं, और हमारी साइट जो होती है वो स्टार्ट में लोकल होस्ट पे होती है, ठीक है, लोकल होस्ट पे होती है, और फिर उसको हम डिप्लॉयमेंट पे लेके जाते हैं। जिस तरह वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए WP लोकल है, ठीक है, तो वो वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए वो प्लेटफॉर्म एक लोकल सर्वर प्रोवाइड करता है, WP लोकल, ठीक है। इसका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो ये आपका लोकल सेट्स अप वर्डप्रेस फॉर यू। अब ये चूंकि वर्डप्रेस के लिए है, वर्डप्रेस एक बिल्कुल डिफरेंट स्टेक है, और आपका जो नेक्स्ट जेएस है ना, ये टोटली डिफरेंट स्टेक है। नेक्स्ट जेएस की साइट्स, आपकी जो नेक्स्ट जेएस है, व्यू जेएस है, इनकी साइट्स के लिए आपके पास नोड जेएस का इंस्टॉल होना जरूरी है, ताकि आपकी जो नेक्स्ट जेएस की साइट्स है वो रन टाइम एनवायरनमेंट उनको मिले और वो आपकी लोकल मशीन में रन हो, ठीक है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होता है तब भी वो रन होता है, ठीक है। और ये सेम केस इस लोकल WP पर भी है। इस तरह और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप अपनी वर्डप्रेस साइट को लोकली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। पहले ज़ैम्प हुआ करता था, अब वो ज़ैम्प लोग इस तरफ शिफ्ट हुए हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल काम था तो लोग उसको यूज़ करते थे। अब जो है हम नेक्स्ट जेएस के लिए नोड जेएस, हाँ, अब क्लाउड की अगर आप इंस्टॉलेशन जब करते हैं ना, क्लाउड कोड इंस्टॉलेशन कमांड, अगर मैं ये लिखता हूँ ना, तो यहाँ पर मुझे दो तरह की, एक नेटिव इंस्टॉलेशन है, ये बाद में आया। क्लाउड को पता चल गया कि हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके चलेंगे, तो उन्होंने नेटिव इंस्टॉलेशन ये वाली कमांड फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले जो सिस्टम होता था ना, वो आपका npm का होता था, ये वाला जो पहला, जब क्लाउड कोड स्टार्ट में आया तो उनकी डिपेंडेंसीज में npm एक नोड, इसको कहते हैं नोड पैकेज मैनेजर, npm। तो npm अगर आप लिखेंगे तो आपको आएगा कि ये एक पैकेज मैनेजर है। अब कैसा पैकेज मैनेजर है? फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट.js साइट पे काम कर रहे हैं और वहां पर आपको
कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है। डिपेंडेंसी का मतलब है आप फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए टेलवेंट सीएसएस इंस्टॉल करना चाहते हैं, टेलवेंट सीएसएस, ठीक है। तो टेलवेंट सीएसएस ये एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, मतलब थर्ड पार्टी एक लाइब्रेरी है, डिजाइनिंग के लिए लाइब्रेरी है, या आप बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करते हैं तो ये एक लाइब्रेरी है। अब इस लाइब्रेरी को आपके नेक्स्ट जेएस साइट पे इंस्टॉल करने के लिए एनपीएम का पैकेज यूज होता है, नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। एनपीएक्स भी एक होता है, तो आप एनपीएक्स भी यूज कर सकते हैं। और एक है पीएनपीएम। तो ये एनपीएम से थोड़ा मतलब टॉप लेवल पे है, क्योंकि ये फास्ट भी है, ये जो है लाइट वेट है, और ये डिस्क आपका जो स्पेस है वो भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता है, तो मीन काफ़ी इसके बेनिफिट्स है। तो आजकल जो है मॉडर्न जितनी भी एप्लीकेशंस बनती हैं तो उनमें ये पैकेज मैनेजर यूज़ होता है। अब अगर आप पाइथन के साथ पाइथन पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अपने पैकेज मैनेजर्स होते हैं। लाइक अगर मैं लिखूँ पाइथन पैकेज मैनेजर, ठीक है, तो यहाँ पर पिप आएगा, ठीक है, कि पिप एक पैकेज मैनेजर है फॉर पाइथन, ठीक है। तो अगर आप पाइथन के साथ काम करते हैं तो आपको ये पैकेज मैनेजर यूज करना पड़ेगा। देखो वो क्लाउड यूज करते हैं, जैसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अब पिप लोग ज्यादा पहले यूज करते थे, लेकिन अब लोग जो है ये वर्चुअल एनवायरनमेंट ज्यादा यूज करते हैं, यूवी वाला, ये वाला पैकेज ज्यादा, क्योंकि ये मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए है और स्टार्ट में ये लोग यूज करते थे। तो अब जो है इसको यूज करते हैं। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जब भी क्लाउड आपके लिए काम करेगा तो क्लाउड या तो ये पैकेज यूज करेगा या फिर ये वाला पैकेज यूज करेगा। अब क्लाउड जब काम करता है तो क्लाउड क्लाउड को मैंने देखा है कि वो पी एन पी एम यूज नहीं करता है। तो आपने फिर बताना होता है कि आपने पैकेज कौन सा, और यहाँ पर बात आती है स्पेक्स ड्रिवन डेवलपमेंट की, जहाँ पर हम क्लाउड के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐड करते हैं, ठीक है, एमडी फाइल्स ऐड करते हैं, और उसमें ये बताते हैं कि आपने किस तरह कौन सी पैकेज को यूज करना है, कौन सा स्टेक यूज करना है, कौन सा आपने इसका वर्जन यूज करना है, और आपने कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज करनी है। अब डिजाइनिंग की काफी सारी लाइब्रेरीज है, लाइक ये मैंने आपको एक टेलवेंट सीएसएस का बताया, एक होता है शेयर्ड सीएन, ठीक है, ये भी एक लाइब्रेरी है। तो क्लाउड आपने बताना होता है कि देखो मेरे लिए ये अच्छा है, ठीक है, तो आप मेरे लिए यू यूज करिए। आप क्लाउड को बता सकते हैं कि मुझे 3 पॉसिबल मतलब बेस्ट अप्रोचेस दे फॉर डिजाइन लाइब्रेरीज, ठीक है। देखो आप ब्लाइंडली वेबसाइट नहीं बनाए क्लाउड क्लाउड से, क्योंकि उसमें ये होता है कि क्लाउड मोस्टली जहाँ तक मैंने देखा है क्लाउड ओल्डर वर्जन्स यूज करते हैं, ठीक है। आजकल नेक्स्ट जेएस की अगर बात करिए तो नेक्स्ट जेएस के वर्जन अगर आप देखिए, नेक्स्ट जेएस लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, तो इसका 16 चल रहा है, ठीक है, लेकिन क्लाउड क्या करता है, क्लाउड अक्सर 15 यूज करता है। तो आपको जस्ट इन बेसिक चीजों का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि ये फाउंडेशन है, ठीक है। आप क्लाउड कोड अगर ब्लाइंडली यूज करते हैं तो हो सकता है क्लाउड ओल्ड लाइब्रेरी यूज करे, ओल्ड वर्जन यूज करे, काफी सारी चीजें होती हैं। तो मीन आपको थोड़ा बहुत आइडिया, जिस तरह वर्डप्रेस में अगर आप पुराने लेटेस्ट वर्जन को नहीं यूज करती हैं तो उसमें बग्स होते हैं, आपको इश्यूज का फेस कर सकती है, आप इशू फेस कर सकती है, मीना पे साइबर अटैक्स हो सकती है आपकी जो ओल्डर वर्जन होता है। और इस वजह से जब भी आप वर्डप्रेस को खोलते हैं, अगर नया वर्जन आता है तो वर्डप्रेस आपको नोटिफिकेशन देता है कि काइंडली न्यू वर्जन को इंस्टॉल करें। इवन तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब आप वर्डप्रेस साइट पे काम कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आ रहा होगा कि आपका पीएचपी वर्जन ओल्डर वर्जन है और नया वर्जन अवेलेबल है, तो आप उसको अपडेट करें। और फिर आप लोग क्या करते हैं, आप जाते हैं जहाँ पर जैसे होस्टिंगर है, और होस्टिंगर पे आप जाके वहाँ पर अपनी पीएचपी वर्जन को अपडेट करते हैं। तो सिमिलरली आया, ओ डिजी1 मार्केटिंग, ये कौन है? अच्छा ठीक है, प्रोडक्ट्स ओपन एआई ने चैटजीपीटी के साथ ही डाल दिया है। अब वो तो डाल दिया है, लेकिन वहाँ पर आपके जिस तरह हम क्लाउड कोड को वीएस कोड में यूज़ करते हैं, तो सिमिलरली हम अपनी कोडेक्स को वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है। क्वेश्चन इज व्हाई एंड फॉर व्हाट पर्पस क्लाइंट विल यूज इट, हर फॉर व्हिच वर्कफ्लो क्लाउड नीड दिस। कौन सी चीज़ की बात कर रहे हो यार आप सैन भाई? नोड जेस नहीं, क्लाइंट क्लाइंट को जरूर देखो, जब क्लाइंट अगर, हाँ, क्लाइंट अगर उसके पास खुद से अगर आप अपना वेबसाइट हैंडल कर सकते हैं क्लाउड कोड के थ्रू, तो उसको नोड जेस इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, ताकि वो जो जो चेंजेस करे वो लोकली चेक करे पहले कि क्या जो चेंजेस है, जो शायद आपने स्टेजिंग का सुना होगा नाम वर्डप्रेस पे,
आप में से किसी ने स्टेजिंग के बारे में आपको आइडिया है? वर्डप्रेस स्टेजिंग साइट्स। तो आप ये आपके लिए एक लोकली आप चेक करते हैं अपनी साइट को कि क्या मेरा साइट ठीक है या ठीक नहीं। ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। आई मीन वाइड क्लाउड नीड नोड। क्लाउड को अभी ज़रूरत नहीं है, वही तो मैं बता रहा था कि क्लाउड को अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लाउड ने अपना नेटिव इंस्टॉलर इसको बनाया हुआ है। क्लाउड का अब ये वाला इंस्टॉलर रिकमेंड करते हैं। आप जहाँ भी जाओगे क्लाउड आपको ये वाला रिकमेंड करेगा। और अल्टरनेटिव जो है अब यहाँ ये अल्टरनेटिव में आ रहा है, ठीक है, पैकेज मैनेजर ये अल्टरनेटिव में आ रहा है। तो आप ये अल्टरनेटिव हो गया है, मीन ऑप्शनल है। आप ये यूज़ करें या यूज़ करें, लेकिन रिकमेंडेड ये होता है ये क्योंकि ये क्लाउड का नेटिव इंस्टॉलर है और क्लाउड आपको तो पता है वो इंडिपेंडेंट होके चलना चाह रहा है कि कोई भी मैं किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना हो, सारे लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहे। तो इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। हाँ, कोडेक्स स्टिल रिलाई ऑन नोड जेएस। तो नोड जेएस एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा नोड जेएस के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। और अच्छा, तो क्लाइंट अगर थोड़ा बहुत टेक्निकल है आप उसको ये चीज़ें समझा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम थी अच्छा ये चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा था कि आपको वर्जन का पता हो, पहली बात। दूसरी बात, आपको लाइब्रेरीज का पता हो कि मैंने कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ करनी है, ठीक है। एक होता है डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड सीएसएस, ठीक है। तो कुछ आपका रिएक्ट जेएस में इस तरह का सीएसएस यूज़ होता है। तो आपको ये भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि मैं कौन सा यूज़ करूँगा। अगर फिर बूटस्ट्रैप ये भी एक डिज़ाइन लाइब्रेरी है। तो इनमें से आपको कोई भी चूज़ करना पड़ेगा और क्लाउड को मतलब एक इंस्ट्रक्शंस बेस ऐड करना पड़ेगा पहले से, तभी हम वर्कफ्लो की बात करते हैं। क्योंकि वर्कफ्लो में ये सारी चीज़ें आप एक दफ़ा ऐड करती हैं। वर्कफ्लो में आप ये सारी चीज़ें एक दफ़ा ऐड करती हैं, फिर जो है आप बार-बार आपको क्लाउड को नहीं बताना पड़ता है। वो स्पेक्स वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ शायद आपको कुछ या टेक्निकल लगे या मे बी आपको कुछ ज़्यादा लगे, बट ये रियलिटी है, ये आपको समझ आना चाहिए कि इस तरह के हमने किस तरह थोड़ा बहुत रिसर्च करना है कि कौन सा स्टैक अच्छा है, कौन सी लाइब्रेरी अच्छी है, कौन सी लाइब्रेरी को कहाँ यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। ये एनपीएक्स तो ये भी एक नोड पैकेज एग्जीक्यूटर है या नोड पैकेज मैनेजर। स्टिल सारी चीज़ें नोड जेएस ही है, बट इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। कोई और लेट्स से कोई और कंपनी आती है, वो उन चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। लाइक अगर आप इंटीग्रिविटी या कर्सर या कोडर भी एक है चाइना का, कोडर के नाम से, अगर आप वो देखिए तो उनका सारा इंटरफेस जो है वो ये एक एजेंटिक कोडिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये भी आप बिल्कुल वीएस कोड की तरह है। तो इन्होंने क्या किया होता है, इन्होंने गिटहब पे जाके उनको फोक किया होता है। शायद आप लोगों ने गिटहब पे फोर्क FORK वो देखा होगा। उसमें क्या होता है कि वो पूरा कोड, अब वो उन्होंने वीएस कोड का पूरा कोड लेते हैं और फिर उसमें अपने हिसाब से इम्प्रूवमेंट करती हैं और एक अलग प्लेटफॉर्म इसको कर लेते हैं। क्योंकि उसको पहले से बना बनाया कोड मिलता है तो उन्होंने जीरो से कुछ भी नहीं करना होता है, जस्ट अपने हिसाब से उसको रेडी करते हैं। तो अगर आप कोडर को इंस्टॉल करते हैं तो आपको आइडिया हो जाए बिल्कुल वीएस कोड की तरह। सिमिलरली कर्सर भी स्टार्ट में बिल्कुल ऐसा ही था, अब थोड़ा चेंज हो गया। एंटीग्रेविटी भी अब थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि इन्होंने अपना जिमिनाई CLI को लॉन्च किया है। तो अब एंटीग्रेविटी भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। अब ये जो वीएस कोड है, इन सब ने वीएस कोड को कॉपी किया था, ठीक है। तो ये आपका पैकेज मैनेजर हो गया, फिर टाइलवेंट सीएसएस हो गया, आपका एनपीएम हो गया, आपकी क्लाउड इंस्टॉलेशन की बात हुई, फिर आपके वर्डप्रेस की बात हुई, रिएक्ट जेएस की बात हुई, वेव जेएस की बात हुई। एंगुलर भी एक है, ये गूगल का अपना है, एंगुलर जेएस, ठीक है। देखो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत आसान हो चाहिए। पहले एंगुलर के नाम से लोग डरते थे, नेक्स्ट जेएस के नाम से लोग डरते थे, रिएक्ट जेएस के नाम से लोग अब क्लाउड सारा सारा काम कर लेता है। बट यू जस्ट नीड टू नो अबाउट दीज प्लेटफॉर्म्स और दीज फ्रेमवर्क्स, ठीक है। ये भी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, बट ये गूगल ने बनाया है तो ये इन्होंने अपना नाम इसको दिया है। नेक्स्ट जेएस को वर्सेल वाले ने बनाया है तो उन्होंने अपना नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट जेएस ये भी एक कंपनी ने बनाया है तो इन्होंने अपना इसको नाम दिया है, ठीक है। और इसके अलावा एस्ट्रो जेएस, ठीक है। तो एस्ट्रो.जेएस ये क्लाउड फ्लेयर ने बनाया है। तो ये भी जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है। आप जहाँ भी जाओगे जेएस आएगा, मीन जावास्क्रिप्ट है, बट ये ऑन टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट बिल्ड हुए होते हैं। जिस तरह पाइथन में, मतलब अगर आप C++ की बात करें तो C++ में आप मैनुअल इतना सारा कोड करते, फिर पाइथन आ गया, उनमें सिर्फ फंक्शन कॉलिंग और ये चीज़ें होती थी तो बहुत आसान था। गिटहब पेजेस भी ऐसा ही है, ये गिटहब का है। तो नेटलिफाई भी आपके साइट्स को वहाँ अपने पास जो है उनको डिप्लाई करते हैं और आपका कोड रखते हैं, प्रोडक्शन रेडी होता है। तो ये हो गया आपका नोड.जेएस को के का आपको बताया। हाँ, गेट में बताना भूल गया कि गेट क्या है। गेट होता है वर्जन कंट्रोलर, ठीक है, वर्जन कंट्रोलर। अब वर्जन कंट्रोलर का मतलब क्या है
ये आप लोग हर रोज़ हम सुनते हैं ना, चैट जीपीटी का ये वर्जन आया, ये वर्जन आया, या हम अपने मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशंस होते हैं उनकी जो नई वर्जन आती है तो उसको हम अपडेट करते हैं, ठीक है। अब ये सारा जो काम होता है ना, ये वर्जन कंट्रोलिंग का जो काम होता है वो गेट करता है, ठीक है। लाइक आपका एक, अब बड़ी कंपनीज में क्या सीन होता है, बड़ी कंपनीज में किसी भी प्रोडक्ट पे, डिजिटल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसमें उसमें हम ये सोच रहे हैं कि देखो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो ये सारे लोग एक साथ कैसे करते हैं, मतलब कैसे मैनेज करते हैं। अब हर एक बंदी के कंप्यूटर पे उनकी लोकली कोड रन होता है, तो लोकली अगर रन होता है और उनको फिर बाद में कंबाइन करना होता है तो कितना मुश्किल काम होगा। लाइक हर किसी के पास अपना फाइल होगा, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि किसने किस चीज़ पे काम किया है। यहाँ पर गिट गिट का काम आता है। गिट में हम ब्रांच पे काम कर रहे होते हैं गिट हब के अंदर। अब आपको गिट हब का इसलिए बताया कि अगर आपको कल कोई प्रोडक्ट बनाना है और उसमें आपने 3 बंदे एक वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो आप ब्रांचेस में काम करते हैं। ब्रांचेस का मतलब ये है कि लेट्स से आप एक एप्लीकेशन के एक मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, आपका टीम मेंबर एप्लीकेशन के दूसरे मॉड्यूल पे काम कर रहा है। अब आपने एक मॉड्यूल पूरा कर दिया, उसने भी उसमें चेंजेस वगैरह पूरी कर दी, तो आपने भी पीआर कर दिया, पुल रिक्वेस्ट। पीआर मीन पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। आपने गिटहब को पुश कर दिया, उसने भी गिटहब को पुश कर दिया। अब दोनों ब्रांचेस अलग है, सही है, तो ऐप एक नहीं है। तो फिर क्या होता है, ये दोनों ब्रांचेस आपकी मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। लाइक ब्रांचेस आप फिर इस पे रिसर्च कर सकते हैं, ब्रांचेस एंड गिट हब, ठीक है। मल्टीपल मेंबर्स जब एक साथ काम कर रहे होते हैं ना, ब्रांचेस इन गिटहब आर इंडिविजुअल आइसोलेटेड एनवायरनमेंट विद रिपोजिटरी दैट अलाउ यू टू वर्क ऑन न्यू फीचर, बिग फिक्स बग्स और एक्सपेरिमेंट विदाउट अफेक्टिंग द मेन कोड बेस। मीन आपका जो मेन कोड होता है ना, उसको उसमें मसला नहीं आता है, क्योंकि आप अलग अलग ब्रांच पे काम कर रहे होते हैं। और जब आप कोई बग फिक्स करते हैं, आपको आप कंफर्म होते हैं, श्योर होते हैं कि हाँ ये मेरा मैंने ये बग फिक्स कर लिया, आप इसको मेन ब्रांच पे मैंने मर्ज करना है। तो गिट और गिट हब इन दोनों इस काम के लिए गिट और गिट हब का काम होता है, ठीक है। अब एआई आ गया है तो हर कोई बंदा अपना सास प्रोडक्ट बना सकती है, बट मसला कब आता है, जब 2-3 बंदे एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं और उनको नहीं पता होता है कि हम कैसे काम करेंगे ताकि हमारा कोड खराब ना हो, जो एक्चुअल कोड होता है। और हम एक बंदा एक 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 मॉड्यूल पे काम करे, दूसरा दूसरे मॉड्यूल पे काम करे, और फिर जब दोनों मॉड्यूल को कंप्लीट हो उन वो एक कोड बेस बने, मतलब एक कोड बने। तो इसमें आपका गिट और गिटहब का रूल होता है, ठीक है। तो ये फाउंडेशंस आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि देखो मैं तो एसईओ में हूँ, ठीक है। अब एसईओ में मैंने जहाँ तक देखा है, एज अ एसईओ मैंने देखा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें है, बहुत ज़्यादा। आप अपने लिए अगर छोटे छोटे एप्लीकेशंस बनाती हैं, तब भी आपने गिटहब पे उसको पुश करना है। लाइक गिटहब, अब कैसे, जैसे आप एक छोटे एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, एक एसईओ वाला टूल है, ठीक है। आप एसईओ है, अपने लिए कोई काम आसान करना चाह रहे हैं, अपने एक टूल बनाना चाहते हैं, बना लिया। कल को आपने उस टूल में चेंजेस करने हैं और अचानक क्लाउड ने कोई गलत चेंजेस किया, आपने कोई गलती की और आपका सारा कोड बेस खराब हो गया, तो फिर क्या करोगे। अब क्लाउड के पास तो कोई हल नहीं है कि दोबारा अगर कर भी ली तो वही एग्जैक्ट चीज़ लेट्स से आपको ना मिली। तो वहाँ पर बात आती है गेट कमिट, कमिट की बात आती है। मीन आपका जो पहला, आपका जो एक्चुअल एप्लीकेशन जब चल रहा था वो कमिटेड है, मीन कमिट हुआ है। और जब आपसे कोई गलती हुई, कोई कोड बेस में एरर आया, कुछ भी आया, तो आप उसको रोल बैक करें। रोल बैक मीन उसको अंडो, जिस तरह हम कंट्रोल जेड करते हैं। तो क्या गेट कमिट का ये फायदा होता है। तो आपको खैर जब क्लाउड के साथ आप काम कर रहे होंगे ना, तो आप वहाँ पर उनकी जो वो जा जब काम कर रहा होता है ना, तो उनकी मैसेजेस और उनकी चीज़ों को देख लिया करें, उनकी प्रोसेस को, कि ये अब क्या किस चीज़ पे काम कर रहा है, आप किस चीज़ पे, आप किस। तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे कमांड्स शो होंगे, गेट कमिट, गेट ओरिजिन पुश, गेट क्लोन, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो कैसे कहने का मकसद, इन सारी चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि आपके फाउंडेशन क्लियर हो। ये बहुत ज़रूरी है क्लाउड के साथ काम करते हुए। गिट बहुत ज़रूरी है, गिटहब ज़रूरी है, नोड जे ज़रूरी है। और अब मोस्टली लोग जो है HTML CSS जावास्क्रिप्ट या नेक्स्ट.js या एस्ट्रो.js पे साइट्स बनाना स्टार्ट हो गए हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोग करें, एंड रैंक एंड रेंट वाले तो मेरे ख्याल में उन सबको करना चाहिए नोड जे रिएक्ट नेक्स्ट जेएस या एस्ट्रो जेएस पे, क्योंकि वो तो उनका अपना प्रोजेक्ट होता है। क्लाइंट को देना ही नहीं होता है कि क्लाइंट आपसे कल को कहे कि यार मैं नहीं चेंजेस कर सकता, तो वर्डप्रेस पे क्यों नहीं किया। तो उस चीज़ों, अगर आपने रैंक एंड रेंट पे काम करना है, क्यों ये सबसे बेहतरीन जो है तरीका है, क्योंकि आपने हैंडल करना होता है, उसमें क्लाइंट का हेडेक होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग मेरे ख्याल में नेक्स्ट जेएस और एस्ट्रो अगर स्पेशली रैंक एंड रेंट पे काम कर रहे हैं, तो भाई एक दिन में ना आप 3-4 साइट्स बना सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ तक अगर किसी की क्वेश्चन है तो काइंडली आस्क मी। यार चैट में बस वैसे वैसे ना आप अपनी माइक ओपन करके बताया करें, क्योंकि चैट मुश्किल से मैं ओपन करता हूँ। जी, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक।
समझ नहीं आ रही है, या मेरे समझाने का तरीका ठीक नहीं है, या आप क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्या मसला है? शायद भाई ये जो आपने जो भी कुछ कहा ना, नॉट बेस और ये सब कुछ, ये आई थिंक, मैं पर्सनली बोलूंगा कि मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा इस तरह बैंक। बट फिर यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है कि गुड न्यूज़ ये आई थिंक होगा कि मतलब हम क्लाउड से हेल्प ले सकते हैं ना, ये सब कुछ क्लाउड ही करता है, हमें सिर्फ जानना चाहिए। इसीलिए तो राइट। भाई आप लोगों को बताया मोटे मोटे अल्फाज में, हाँ हाँ हेडिंग्स हाँ। में बताया। अगर इस पे एक एक में कूद जाओगे अंदर तो बहुत टाइम लगेगा। एग्जैक्टली। लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल अगर क्लाउड कुछ करता भी है तो आपने कहीं ना कहीं नाम तो सुना होगा। एग्जैक्टली। तो मतलब हमें गिव अप नहीं मैं ये करना नहीं चाहिए कर, ऐसा, हाँ। ओ यार क्यों गिव अप, इसमें क्या है? 5-6 चीजें ओपन की, टेलवेंट सीएसएस का बताया, नेटगेट का बताया, गिटहब का बताया, हाँ। नेक्स्ट जेएस का, एस्ट्रो जेएस का बताया। ये जैसा आपको आपको पॉसिबिलिटीज का बताया, ठीक है। लाइक अच्छा। देखो, मैं समझता हूँ कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। अगर हम स्टिल वही ट्रेडिशनल चीजों पे स्टक होए, देखो मैंने पहले दिन से कहा कि मैं श्योर हूँ कि सब लोगों को एसईओ का पता है। हाँ हाँ। तब तब क्योंकि हमने एजेंटिक एआई, एसईओ और ये सारी चीज एजेंटिक बेस पे करनी है। अगर एजेंटिक बेस पे करनी है तो ये फाउंडेशन है। अगर इससे आज भागोगे तो 1 महीना बाद सीखना पड़ेगा। मैं एग्जैक्टली। रियलिटी बता रहा हूँ, सही सीरियस सही। रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये टेक्निकल है, भाई क्या है, मैंने तो जस्ट नाम बताई, वैसे कोई कोड तो नहीं लिखा है कि आ जाओ कोई कोड लिखो। जब आप देखो आप क्लाउड सब कुछ करता है तो आप नाम भी नहीं याद कर सकते हैं यार, अजीब सी हाँ बात है। हाँ, नाम तो, ये हाँ, नाम तो फिर भी याद कर सकते थे। सही सही। देखो, ज्यादा नॉलेज में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज है तो आप ज्यादा बातें कर सकते हो, ठीक है। हम्म। अगर आप मुझे बताओ कि भाई आप किसी और टॉपिक पे बात करो तो मैं शायद 2 मिनट भी बात ना कर पाऊँ। लेकिन अगर आप मुझे बताओ कि इस एजेंडे के इन चीजों पे बात करो तो मैं 2-3 दिन मुसलसल बात कर सकता हूँ, ठीक है। हम्म, लेकिन सही। मैं देख रहा हूँ कि आने वाले दौर में हर कोई आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा, अच्छा। ठीक है। मैं आपको सही एक एक जैसे एग्जांपल देता हूँ। मैं एक यूएस एजेंसी है उनके साथ काम करता हूँ, ठीक है। सही। अब वो मुझे कहते हैं हमारे लिए एक एसईओ का बंदा फाइंड करे। अच्छा। लेकिन उसने एसईओ से पहले कहा कि उनको क्लाउड पे काम आना चाहिए। हम्म। अच्छा, अभी मुझे कह रहा है कि वर्डप्रेस का बंदा फाइंड करो, बट उसको क्लाउड से बनाना आना चाहिए। वाह, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, और इसके बगैर काम फिर हो जाएगा बट मुश्किल होगा। यार देखो, खैर ये रियलिटी आज एक्सेप्ट करो या एक हाँ। महीने बाद एक्सेप्ट करो या 1 साल बाद एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट शायद तो भाई करना ही पड़ेगा। शायद भाई एक एक्सपीरियंस बता दूं। जी। मुझसे एक क्लाइंट चला गया है। क्यों? अच्छा। वो क्या, नहीं मैं बताता हूँ ना कि क्यों चला गया है। अच्छा। जी। उसको मिल गई लोकल एसईओ की कंपनी, ठीक है। हाँ हाँ। वो जो ऑफर मैंने उसको 6 मंथ या 4 मंथ का दिया था, वो कह रहा था कि मुझे 1 मंथ में तुमसे प्राइस में लो मिल रहा है। मैंने कहा कि कैसे मिल रहा है। हम्म। मुझे नहीं आई समझ। मैं सोच रहा था कि ये झूठ बोल रहा है। तो मैंने कहा कि तुम जरा दिखाओ। तो उसने वो सब कुछ ईमेल, सब कुछ वो मीटिंग्स के सब कुछ मुझे दिखा दिए। हम्म उन्होंने ये चीज अडॉप्ट कर ली थी, उन्होंने सिस्टम्स बना दिया था। और वो कह हम्म रहे थे खुद ही, बिल्कुल उनको कह रहे थे कि हमारे पास एआई के सिस्टम्स है, 1 मंथ में आपकी पूरी एसईओ हो जाएगी और 2 मंथ्स हम फॉलो अप में दे देंगे। हम्म तो ये इस तरह से रिप्लेस होता जा रहा है सब कुछ। तो अब आप बताए हुसैन भाई, ये जो चीजें मैंने बताई, क्या इसमें कुछ टेक्निकल है? बाज लोगों के लिए है, लेकिन अडॉप्ट करना पड़ेगा और टाइम लग जरूर। जाएगा। इसी वजह से तो मैंने ग्रुप में बिल्कुल लिमिटेड लोग रखे हैं, वरना अगर मैं फेसबुक पे एक पोस्ट करता तो इतने सारे लोग आने थे, इतने सारे लोग आने थे कि फिर भाई मैंने थोड़े लोगों को सिखाना है, बट अच्छे तरीके से सिखाना है ताकि आप लोग आगे जाके और लोगों को सिखाई। सीधी सी बात ये है। सही सही सही। अब अगर इस आप नहीं सीखना इधर चाह रहे हैं या आपको लगता है कि नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है, आज तो आप इस बहाने से अपने आप को, ये बहाना अपने सामने रखोगे कि यार ये मुश्किल है, ये नहीं कर सकता। 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब आपको रियलिटी का पता चलेगा या एक क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट करेगा, आपको बताएगा कि अगर आपको एआई से नहीं बिल्ड करना आता है तो यू आर नॉट अ गुड चॉइस फॉर मी, और वो उसने चले जाना है, ठीक है। समझ आ अच्छा गया? इसको थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये सारे नाम असल में अभी बहुत नए हैं, मेरे लिए भी बहुत नए हैं, ठीक है। कुछ
नाम सुने थे जब लेकिन जब पता नहीं मैंने है। स्टार्ट किया मेरे लिए भी नहीं थे, 2 दिन हाँ, हुए हैं अभी, 1 दिन भी तो पूरा नहीं हुआ है। अभी हम इससे नोहा होने के लिए इसको जाके हम सर्च करें यूट्यूब पे, आप क्या कहते हैं, या फिर हम देखो बस सिर्फ इस देखो नाम देखो को देखो जाने? क्लाउड पे जाके जस्ट ये बताइए ये इसका काम क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बस। ज्यादा नहीं, ज्यादा इसमें खोदोगी तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। जस्ट 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 वो हेडिंग जो जहाँ से ना अखबार से लोग हेडिंग पढ़ा करते थे ना, उस तरह पढ़े बस। सही। हाँ, सही। मोटे मोटे अल्फाज में समझे कि नेक्स्ट जेस क्या है, नोड जेस क्या है, गिटहब क्या है, गिट क्या है, बस इतना आना चाहिए, बाकी क्लाउड ने हैंडल करना है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि मैं साइट बना तो रहा हूँ, ये क्लाउड किस चीज़ पे बना रहा है, हाँ हो सकता है लाइक आपने मुझे जैसे हुसैन भाई आपका इंटरव्यूअर है और वो आप उसको साइट दिखाती है कि ये साइट किस पे बनाया, तो आपको नहीं पता है कस्टम कोड बनाए, वो तो कहेगा कस्टम कोड में कौन सा क्या चीज़ यूज़ किया है। तो अगर आपको फिर आपको उसके सवाल का जवाब आपके पास नहीं है कि मैंने कौन सा, अब वो तो क्लाउड ने बनाई लेकिन आपको पता ही नहीं है कि क्लाउड ने क्या चीज़ यूज़ की है, अगर आपको ये नहीं पता तो फिर डेफिनेटली वो तो कहेगा कि भाई आपने ब्लाइंडली बनाया है, शायद इसमें काफ़ी सारे ब्रिचेस है, काफ़ी सारी सिक्योरिटी इशूज़ है, आपने कुछ भी नहीं देखा है, जस्ट ब्लाइंडली क्लाउड को कहा है, क्लाउड ने डिज़ाइन दिया है और आपने ये समझा है कि ये तो बहुत अच्छा डिज़ाइन है, लेकिन गाड़ी तो बाहर से बहुत अच्छी दिखती है, मतलब उसको रंग रंग लगा के पेंटिंग करा के अगर इंजन ठीक नहीं होता है तो लोग लेते ही नहीं है, रंग पे कौन लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत मेरे ख्याल में ज़हन में रखनी चाहिए। गिटहब बहुत ज़रूरी है, गिटहब तो बहुत ज़रूरी है, इस पे तो अगर आप कुछ वीडियोज़ वगैरह भी देख ले तो बहुत अच्छी बात है। गिटहब पे ये दोनों एक साथ लोग कवर करते हैं, गिट और गिटहब को, ठीक है। उसमें रिपॉजिटरी को कैसे बना वो तो कर लेंगे, मसला कोई नहीं है, रिपॉजिटरी कैसे बनाना है, फिर उस पे पब्लिश कैसे करना है, फिर उसमें चेंजेस करके ऑटो ऑटो डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, ठीक है। लाइक वर्डप्रेस पे मैंने कल भी बताया था कि वर्डप्रेस पे हम जाके चेंजेस करते हैं, पब्लिश पे क्लिक करते हैं और ये सारा काम करते हैं। मगर अगर आप कस्टम कोड करती हैं और आप जिस क्लाउड को कहते हैं ये कोड चेंज करे और इसको गिटहब पे पुश करे, क्लाउड चेंजेस करेगा, गिटहब पे पुश करेगा, फिर CI/CD एक टर्म होता है जो कि डिप ऑप्स वाले यूज़ करते हैं, CI/CD एंड DevOps या GitHub, इनमें से आप किसी भी इसको कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपके जो GitHub होता है ना, रिपॉजिटरी होती है, अगर आपका वेबसाइट आपने होस्टिंगर पे डिप्लॉय किया है जो कस्टम कोडेड होता है, आपने होस्टिंगर पे डिप्लॉय किया, क्लाउड ने चेंजेस की, क्लाउड ने GitHub पे पब्लिश की, GitHub पे अब GitHub क्या करेगा, सीधा आप वो चेंजेस आपके लाइव साइट पे कर देगा, इवन दो वो होस्टिंगर पे है, लेकिन GitHub से सीधा आपके साइट पे चेंजेस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो मीन इतनी चीज़ें चेंज हो गई है, ठीक है। तो गिटहब इसलिए ज़रूरी है। अगर आप स्टिल गिटहब से दूर भागना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है, मैंने तो बता दिया कि ये सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है, ठीक है। तो अब ये काफ़ी है या मूव करो आगे? जी शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे मूव करें, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया और आपने बड़ा अच्छा बताया, समझ आई सारी, तो मेरा ख्याल है बस मूव करें। ठीक है, अच्छा अब हम डायरेक्टली क्लाउड पे काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पहले क्लाउड कोड पे काम करेंगे। अब आपको तो मैंने बता दिया कि क्लाउड कोड को किस तरह इंस्टॉल करना है, जस्ट एक कमांड रन करनी है। अगर आपको पता नहीं है कि क्लाउड कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं, आप ChatGPT पे जा सकते हैं, क्लाउड पे खुद जा सकते हैं, या आप यहाँ पर आके क्लाउड कोड इंस्टॉलेशन कमांड लिख सकते हैं, ये कॉपी कर सकते हैं आपके लिए फॉर विंडोज़। लेट्स से फॉर विंडोज़ मैं करता हूँ, तो आपको विंडोज़, ठीक है, विंडोज़ कर दिया। मेक श्योर आपका Node.js पहले से इंस्टॉल हो, ये इसको क्लिक करेंगे, आपको आएगा Node.js, गेट Node.js पे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मेरे साथ मैक OS आ रहा है, तो आपके पास विंडो आएगा बाय डिफॉल्ट, आपने इसको करना है डाउनलोड और फिर इसको करना है इंस्टॉल। इंस्टॉल तो कोई भी कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन तो इतनी मुश्किल काम है नहीं। फिर आपने करना है डाउनलोड, गेट डाउनलोड, ठीक है, ये करना है। यहाँ पर आना है फॉर विंडोज़, ये क्लिक करना है और जब यहाँ पर आओगे तो आपने क्लिक हेयर टू डाउनलोड, इस पर जब क्लिक करोगे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। आपका जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है फिर आपने इंस्टॉल करना होता है। बाकी जितने भी मतलब आप सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं बिल्कुल सेम वही तरीका है, अगर किसी ने अभी तक नहीं किया है तो ये उनके लिए है। यहाँ से डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी, लाइक इस तरह मैं करता हूँ, ये मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया, ये थोड़ा टाइम लेगा, ये पूरा हो जाएगा और डाउनलोड कंप्लीट हो गया। गेट इंस्टॉल कर दिया आपने, Node.js इंस्टॉल कर दिया, फिर आपने आना है यहाँ पर क्लाउड कोड को आपने करना है इंस्टॉल फॉर विंडोज़। अब इसमें 3-4 तरह के कमांड्स होते हैं। अगर आप एक पावर शेल होता है, एक CMD होता है, कमांड CMD होता है, ठीक है। तो अगर आपने CMD में करना है तो ये पूरा कॉपी करना है। अगर 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 आप पावर शेल ओपन करते हैं, लाइक पावर शेल में आपको यहाँ पर टर्मिनल में आता हूँ, यहाँ पर 2 तरह के होते हैं, एक होता है बैश हो गया, ये गिटहब का कोपायलट हो गया, और यहाँ से मैं मजीद भी मेरे पास टर्मिनल्स है, लाइक ये देख सकती हैं जावास्क्रिप्ट का टर्मिनल है, बाकी सारे है, लेकिन आपके पास होगा पावर शेल। अब यहाँ पर मेरे पास पावर शेल नहीं आ रहा है मैक में, तो विंडो में पावर शेल आता है, ठीक है। इसी तरह के आपका आ जाएगा। तो आप
पावर शेल यूज़ करें या कमांड CMD यूज़ करें, वो आपकी मर्जी है उनमें से कौन सा यूज़ करना है। लेकिन पावर शेल ये ऐड करोगे तो आपका क्लाउड कोड इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने CMD पे करना है तो ये वाला इंस्टॉल करना है। अगर आपने नोड पैकेज के थ्रू करना है तो फिर आपने ये इंस्टॉल करना है। और फिर कहाँ पर आना है, टर्मिनल आपका CMD टर्मिनल है, CMD को टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक और ओपन कर रहा हूँ। यहाँ जब आपका नोड जेएस इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा नोड जेएस इंस्टॉल है, तो आपने लिखना है node-v, या तो ये लिख सकते हैं या एक और हाइफन लिख के पूरा वर्जन लिख सकते हैं। दो तरीके हैं, -1 एक -v या 2 वर्जन। सही है, समझ आ गया। इसको मैं लिखता हूँ तो मुझे आ जाता है नोड जेएस का लेटेस्ट वर्जन। अब मैं यहाँ पर देख भी सकता हूँ कि नोड जेएस का जो जेएस लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो मुझे शो होगा कि कौन सा वर्जन है, 26 है, ठीक है। अगर आपका 22 या 24 वर्जन इंस्टॉल है तो इसको आप अपडेट कर ले, ठीक है। क्योंकि बस दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो ओल्ड वर्जन पे काम नहीं कर रहे होते हैं। सर जी, ये जो अभी आपने कमांड रन की है, ये कहाँ पर की है? ये आप CMD पे, ये तो मेरे पास मैक है तो इस वजह से CMD लिखोगे ना तो आपका आएगा CMD। विंडोज पे विंडो वाला बटन क्लिक करोगे ना नीचे, तो आपका CMD आएगा, या विंडो वाला बटन क्लिक करके आपके पास वो इस तरह का सर्च आएगा। आपने पावर शेल लिखना है, ठीक है, पावर शेल लिखना है। पावर शेल आपका ओपन हो जाएगा। मेरे पास पावर शेल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ टर्मिनल होता है, या मेरे पास है टर्मक्स है, tmux। जी ठीक होगा सर। तो आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक शाहिद है। भाई, अब ये जी शाहिद भाई, एक क्वेश्चन मैंने पूछना था। मैंने जब ना Node.js को मैं इंस्टॉल करा था, मैं आपको थोड़ी देर पहले की बात कर रहा हूँ, लाइक आप कहने के शायद 2 मिनट पहले। तो उस वक्त ना मुझे मैं चैट जीपीटी से मैंने थोड़ी हेल्प, उसने मुझे बताया था कि आप जो है ना इसका जो वर्जन 26 है वो ना इंस्टॉल करें, वो स्टेबल नहीं है और उसके अंदर ना समटाइम मसला रहता नो, है। वो तो उसने मुझे वो वो रिकमेंड वो किया। वो 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 उस टाइम बीटा में था, इस वजह से। सही है, मैं फिर मेरे पास 24 है तो मैं उसे फिर अपडेट कर लूँ 26 पे कर जाऊँ नहीं, उसे बस अपडेट। 24 ठीक है, 24 से नीचे वो अपडेट करे, 24 वाला अच्छा है। अब ये उस टाइम जो है 26 जो वर्जन आया था वो बीटा वर्जन में था, तो इस वजह से बीटा वर्जन को नहीं वो करते हैं, ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, प्रेफर नहीं करते हैं कि ये अभी बीटा में चल रहा है, शायद इसमें कुछ बग्स वगैरह आ जाए। वो टेस्टिंग में होता है ना, जब आप देख रहे हैं ना जो लोग प्रोडक्ट लॉन्च जी करते जी। हैं बीटा वर्जन, तो वो अच्छा। गेट गेट आपका इंस्टॉल हो गया, आपने गेट देख लिया, फिर आपने देखना है क्लाउड-v। अब मेरे पास क्लाउड भी इंस्टॉल है, फिर आपने npm-v npm का वर्जन देखना है, या अगर आपने pnpn इंस्टॉल किया हुआ है नोड के साथ, ये npm खुद इंस्टॉल हो जाता है, तो उसका कोई बिल्कुल भी मसला कोई नहीं है। ये 3 चीज़ें आपने कंफर्म करनी है। अगर ये तीनों आपके साथ इंस्टॉल है, मीन आपका काम चलेगा। अब आपने अगर अगर वैसे क्लाउड इस तरह रन करना है ना, टर्मिनल में आपका जो पावर शेल होता है या आपका क्लाउड कमांड होता है, तो जैसे आप क्लाउड लिखोगे यहाँ पर क्लाउड आ जाएगा। मैं इसको करता हूँ ये, और अब मैं क्लाउड से कुछ भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं क्लाउड कोड को, आपने वीडियोस में देखा ना, यूट्यूब वीडियोस में, कि वो लोग थोड़ा सा सिर्फ इस टर्मिनल पे काम कर रहे होते हैं। बैकएंड पे पता ही नहीं चल रहा होता है कि ये क्या चल रहा है, इधर कौन सा उन्होंने वो यूज़ किया है, फोल्डर सेलेक्ट किया है। तो ये फोल्डर इस तरह सेलेक्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अब कहाँ पर हूँ, एलएस से मुझे लिस्ट, एलएस मीन लिस्ट, मुझे लिस्ट शो होता है कि मेरी कौन कौन सी फोल्डर्स है। तो मैं सीडी मीन चेंज डायरेक्टरी मैंने करना है डिजिटल, ठीक है, और टैब दबा दूंगा तो ये डिजिटल मार्केटिंग में जाएगा। अब मैं एलएस करूंगा, इसमें कौन कौन से फोल्डर्स है, तो मुझे यहाँ पर शो होता है कि एलएस में लोकल एसईओ एआई ये सारी चीज़ें है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं इसमें सीडी करता हूँ एआई पे, ठीक है, मैंने एआई पे कर दिया। अब एआई में मैं देखता हूँ क्या क्या चीज़ें, एजेंटिक एसईओ एआई एजेंट, ये सारी चीज़ें मेरे पास है। तो मैं कर लूँगा, लेट्स से मैं कर लूँगा सीडी पेपर क्लिप कर दूंगा, पेपर, अच्छा पेपर है, पेपर क्लिप ये कर दिया। अब ये मेरा पेपर क्लिप पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अब जैसे मैंने क्लाउड को यूज़ करना है, या अगर मैं पेपर क्लिप को ओपन करना चाह रहा हूँ, पेपर क्लिप स्टार्ट कमांड, तो टर्मिनल का भी थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में आपको थोड़ा बहुत टर्मिनल, ये बैश होता है ना, इसको कहते हैं बैश लैंग्वेज। तो अगर आपको इसका भी थोड़ा बहुत आइडिया हो, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरा पेपर क्लिप ओपन हो जाएगा, और क्लाउड भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं उसी हिसाब से। मीन अब मैं अगर ये इसी फोल्डर में पहुँच गया और मैंने क्लाउड लिखा, तो मेरा क्लाउड इसी फोल्डर के अंदर काम करेगा, समझ आ रहा है। अगर आपने एक टर्मिनल में, लेट्स से इसी टर्मिनल में हो, नहीं ये एक और टर्मिनल मैंने ओपन किया, वो टर्मिनल चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लाउड कर दिया, तो मेरा क्लाउड पूरी सिस्टम में काम कर सकता है, ठीक है, पूरी सिस्टम में काम कर सकता है। लाइक मैं इसको कहता हूँ है व्हाट्स इन माई डाउनलोड फोल्डर। ये देख रहे हो ना,
ये मेरे डाउनलोड फोल्डर में ये आ गई, ठीक है। अब मैं आपको अपना डाउनलोड फोल्डर दिखा देता हूँ कि मेरे डाउनलोड फोल्डर में क्या है, क्योंकि मेरी पूरी सिस्टम का अब इसको पूरी क्योंकि मैं रूट यूजर लेवल पे हूँ, रूट लेवल पे हूँ, तो इसको पता है। अब मैं जस्ट आपने मेरे फोल्डर्स देखे ना कितनी, मतलब ये सारी चीजें बस बिखरे बिखरे पड़े हैं, तो मैं जस्ट इसको कहता हूँ कि सॉर्ट दीज फाइल्स फॉर मी। अब ये क्या करेगा, मैं यहाँ पर डाउनलोड में आता हूँ और यहाँ पर आपके सामने इसको करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, साइड बाय साइड चेक करते हैं। ये कमांड रन कर रहे हैं, ठीक है। द फोल्डर्स हैव क्लियर स्कीम, आई विल सॉर्ट। कितनी फाइल्स है, इतनी फाइल्स है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं ना, ये सब फोल्डर बनाएगा, एक इस तरह की फोल्डर्स बनाएगा, और ये बैश कमांड रन कर रहा है। असल में सारी बैश कमांड्स होती हैं वो रन कर रहे हैं, और ये देखो ये मेरे फोल्डर्स बन गए, ठीक है। वो सारा डेटा चला गया, आपने देख लिया। तो मेन क्लाउड इज गोइंग टू बी वेरी क्रेजी। अच्छा, बिल्कुल जबरदस्त कर दिया इसने। मीन मेरा मेरा 3 महीनों से जो खिचड़ी बना हुआ था ना इसमें, वो उसको साफ कर दिया इसने, ठीक है। अब देखो खाली पड़ा है, बिल्कुल खाली पड़ा है, ठीक है। अब ये हो गया, वांट मी टू डिलीट द लेफ्ट ओवर। अब इसमें कुछ फाइल्स है, वो एक्स्ट्रा फाइल्स है, वो मुझे बता रहे हैं इसको डिलीट कर दो, तो मैं चलो कहता हूँ कि ये नहीं, खैर इसको छोड़ देते हैं अभी। अच्छा, ये हो गया हमारा पेपर क्लिप। तो मैं आपको पेपर क्लिप भी दिखा देता हूँ कि पेपर क्लिप है क्या। ये है पेपर क्लिप। आप लोगों ने शायद लूप इंजीनियरिंग के बारे में सुना होगा, और नो जीरो ह्यूमन एजेंसी के बारे में भी सुना होगा कि जीरो ह्यूमन एजेंसी क्या होता है। अब ये है जीरो ह्यूमन एजेंसी। इसमें मैं आपको सारे एजेंट्स दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं ना, सारे एजेंट्स एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। अब हर एक एजेंट का अपना अपना काम होता है। मैं इसका ORG चार्ट भी दिखा देता हूँ आपको कि इसमें है CEO कौन है, क्लाउड है, ठीक है। CEO क्लाउड है। अच्छा, COO ये भी क्लाउड है, ये भी क्लाउड है, ठीक है। मीन हर जगह पे क्लाउड के अलग अलग स्पेशलाइज्ड एजेंट्स हैं। ये देखो एक एक्चुअल एजेंसी में क्या 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 चीज़ें होती हैं, तो वो यहाँ पर हमने कर दी है। तो अगर एक चीज़ इस लेवल पे पहुंच जाती है दुनिया, तो आप क्या कहते हैं कि जॉब्स का तो खैर नहीं पता क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि फिर इस तरह काम होगा जिस तरह एक रियल सिनारियो में इंसान एजेंसी चलाती है। अब ये देखो, ये क्या क्या डायरेक्टर ऑफ लोकल इश्यू कमेंटेड, इसने कमेंट, अब ये खुद एक दूसरे के पास कमेंट भेज रही है, एक दूसरे के साथ बात कर रही है कि भाई आप ये काम करो, आपका ये काम है, आपका ये काम है। ये देख रहे हो ना, इसने अपना काम स्टार्ट किया, इसने किया ये काम कर रहा है। ये देखो, द CEO एजेंट डजंट हैव डायरेक्ट राइट अथॉरिटी ऑन, इस फाइल पे इसको अथॉरिटी नहीं है। तो ये कह रहा है आई पोस्ट अ ब्लॉगिंग कमेंट। ये एक दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली बात कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चला है कि एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन इतना पता है कि ये इस टाइम पे ये एजेंट्स रन हो रहे हैं, इस टाइम पे इतने टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, इतनी अप्रूवल्स पेंडिंग में है। ये अप्रूवल किसके लिए है, ये शायद या तो COO के लिए है, या CEO के लिए है, या बाकी जितनी भी है उनके लिए है। और अब जो आपको मैंने बता रहा था ना कि हर एक COO को अगर मैं करूँ ना, तो इसके अपनी स्किल्स है। अब देखो, इसकी ये स्किल है कि ये क्लाइंट रिपोर्टिंग करता है, कंप्यूटर अलर्ट सिस्टम इसमें होता है, इसमें कोरे डैशबोर्ड जनरेटर है। मेन ये मैंने खुद से ये सारी चीज़ें गाइड की है, तो इस वजह से कोरे का नाम आ रहा है सही है। तो मतलब अब डायरेक्टर की कौन कौन सी स्किल्स एक्टिव है, इसके लिए ये स्किल्स एक्टिव है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस इसके लिए ये है, ये देखो ये इंस्ट्रक्शंस है डायरेक्टर के लिए। अब ये देखो इसने कमेंट किया, तो मीन कि एक पूरा सिस्टम, जस्ट एक एक बिजनेस इंफॉर्मेशन दे दो और बस फिर सारे एजेंट्स ने एक साथ काम करना है और सब कुछ हैंडल करना है, मल्टीपल एजेंट्स ने। ये देखो की फाइंडिंग, और इसने ये किया, इसने ये किया, ये क्यू में है, ये क्यू में है। मीन की मल्टीपल एजेंट्स एक साथ काम करें, इसको लूप इंजीनियरिंग कहते हैं। ये जहां पर एक आम यूजर, एक ह्यूमन को बार बार प्रॉम्प्ट्स देने की जरूरत ना हो, बल्कि AI एजेंट्स खुद एक दूसरे को प्रॉम्प्ट्स देते जाए और काम करते जाए, कमेंट्स करे, रिव्यूज करे, मतलब जो चेंजेस करने होते हैं वो करे, अप्रूवल करे, अप्रूवल अपना बंदा करेगा, रिव्यूज के एक और बंदा करेगा।
डायरेक्टर का अपना काम होगा, ये देखो लोकल ईसीओ टीम लीड है, ये डायरेक्टर ऑफ लोकल ईसीओ है, लोकल ईसीओ टीम लीड काम कर रहा है, डायरेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के साथ अब लगे हुए हैं कि आप ये काम इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। तो शायद ये इसलिए दिखाना था कि काफ़ी सारे, अब ये मैंने 3 महीने पहले सेटअप किया है, तो कभी कभी इस पे काम करता हूँ, बाकी इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इस पे काम करूँ। अच्छा, खैर हमारा मेन मकसद जो था वो आपकी यहाँ पर था, ठीक है, कि क्लाउड को हमने सेटअप कर दिया, हमने नोड.जेएस को इंस्टॉल कर दिया, गेट को इंस्टॉल कर दिया, क्लाउड कोड को इंस्टॉल कर दिया, और फिर हमने क्लाउड कोड को इंस्टॉल करते हुए फिर एक्चुअल में यूज़ भी कर दिया, और इसने हमारे लिए ये सारे फाइल्स जो है, जो मैं 2 महीने से नहीं कर पा रहा था, आज क्लाउड ने मेरे लिए कर दिया, ठीक है। तो आपके लिए भी इस तरह की छोटी-छोटी काम कर सकता है। समझ आ रही है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है कि उनके, मैं भूल जाता हूँ आप लोगों से ये कह के कि कोई क्वेश्चन है कि उनकी। मैंने मैसेज में आपको एक वो भेजा है, मेरा क्लाउड इंस्टॉल नहीं हो रहा था, ये मैसेज आ रहा था। अच्छा, ये मैसेज आप ये करो ना, इसको क्लाउड चैट या क्लाउड चैट नहीं है, क्लाउड.ai, इसको दे दे कि ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, और आप ये शायद ये अक्सर ये होता है कि आपकी जो सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम यूजर लेवल पे होता है, मीन एडमिन लेवल पे नहीं होता है, तो यूजर सारी चीज़ें एक साथ नहीं इंस्टॉल कर सकते। या क्लाउड में एक और चीज़ है, जो नेटिव इंस्टॉलर है, उसमें मसला ये आता है कि वेरिएबल पाथ, शायद आप लोगों ने वेरिएबल पाथ का आपको आइडिया हो या ना हो, एक पाथ होता है आपकी सी फोल्डर में, मीन आपके सिस्टम में, कि क्लाउड यहाँ इंस्टॉल है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप क्लाउड यूज़ करोगे तो ये पाथ फॉलो करना है। वो पाथ आपकी सिस्टम में कहीं पर ऐड होता है, वो फाइल अगर आप मैनुअल सेट करोगे वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी होता है। लेकिन अगर आपको कोई भी इशू आता है इस तरह का, ये इशू, ये क्लाउड को आपने बताना है, स्क्रीनशॉट्स देने हैं, और क्लाउड आपको एक उस पाथ वेरिएबल सेट करने के लिए एक बैश कमांड देगा, वो कमांड आपने कॉपी करना है अपने पावर शेल में। अगर पावर शेल यूज़ कर रही है तो पावर शेल में वो कमांड रन करे, अगर आप CMD यूज़ कर रहे हैं तो आप CMD में उसको यूज़ करें। समझ आ रही है? तो इस तरह आपकी जितनी भी इश्यूज हैं वो क्लाउड के साथ इस तरह आप डिस्कस करते जाए, आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। ये काफ़ी सारे लोगों का है, फहद भाई का भी था तो काफ़ी टाइम हमारे लिए। अब ये जो इशू है ना, इसको एग्जैक्टली कॉपी करके क्लाउड चैट में दे दो कि मैं क्लाउड कोड इंस्टॉल कर रहा हूँ और मुझे ये इशू आ रहा है, वो फिर उसको कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, वो आपको एक बैश कमांड देगा, कि उनकी बैश कमांड याद करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इतना पता है कि एक बैश कमांड देगा, उसमें पाथ होगा, वेरिएबल होगा, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। इस वजह से लोग टर्मिनल पे दोबारा आए, मतलब ये टर्मिनल पुराने ज़माने में हुआ करता था, फिर हम जो है UI पे चले गए, अब दोबारा टर्मिनल पे आ गए। सही। समझ आ गया? भाई ये क्लाउड कोड में हम फॉर एग्जांपल ये तो हम कर देंगे, मतलब जो कमांड दे देंगे वो हमारी यानी अरेंजमेंट सब कुछ करेगा। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल आपने वो पूरा सिस्टम हमें दिखाया जिसमें वो लोकल एसईओ, डायरेक्ट एसईओ, सीईओ और व्हाटएवर वो सब काम करते तो हमने वहाँ पर भी सेटअप करना है या सिर्फ क्लाउड कोड को एक वो कमांड देना है और उसने सब कुछ अरेंज करके वो करना है? किस चीज़ के लिए कमांड देना है? फॉर एग्जांपल हम उसको बोलते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल गूगल एड्स वो एक कैंपेन रन करते हैं ना, तो उस कैंपेन को हम रन करते हैं, उसके लिए हमने उसको कमांड दे दिया। जिस तरह आपने वो दूसरा सिस्टम हमें दिखा दिया, वो कौन सा था, आई डोंट नो, नाम भूल गया मुझसे कि कौन सा था वो, बट जहाँ पर वो सीईओ, लोकल एसईओ और वो सब कुछ काम करते थे इकट्ठे, एक वो सब एक के नीचे थे। नहीं, वो तो हाँ, क्लाउड मेरा आपके लिए मेरे नहीं पास। कर सकता, वो तो आप थोड़ा बहुत उसमें मैनुअल काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वो आपने करना होता है। वो अच्छा क्लाउड, हाँ, वो चीज़ तो क्लाउड नहीं कर सकता है, अच्छा। लेकिन हाँ आपके लिए काफ़ी सारा काम कर सकता है। सही, तो हमने वहाँ पर भी सेटअप करना है ना? हाँ, अच्छा, तो उसका तो थोड़ा डिटेल दो फिर ना, उसके बाद फिर ये क्लाउड नहीं, कोड खत्म कर। वो तो भाई, वो तो बहुत बड़े लेवल पे है, अभी पहले दिन से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? अच्छा अच्छा, सही सही, बस यही पूछना था, पहले ये दिन, थोड़ा कंफ्यूजन बन गया कि भाई ये तो नहीं, हम क्लाउड आपको कोड को जस्ट, कमांड देते हैं यहाँ पर है और वो किस तरह करते हैं। वो तो जस्ट आपको एक एक वैसे दिखाना था कि यूज केसेस बहुत ज़्यादा है, जस्ट आपको क्लाउड की अहमियत बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्लाउड कोड को यूज कर लिया, तो मतलब एक यूज केस हमने कवर किया, और पेपर क्लिप तो खैर आप कहीं से भी फिर कर सकते हैं। जब आप क्लाउड कोड सीख लेंगे ना, तो ये सब कुछ आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो जी, कोई और क्वेश्चन, बुशरा? अच्छा, इसमें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज, मतलब हम बोलते हैं कि इसके बगैर, मतलब क्लाउड कोड है ना जिसपे हमने क्लाउड कोड 100%। एक्स, जितनी भी AI एजेंट्स है वो सब आपके लिए बहुत जरूरी है, इनमें से कोई भी यूज करो। अच्छा सही सही सही, हाँ, चलो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी। अच्छा सर, मैंने भी अभी रिसेंटली ही यानी कि स्किल हेवन से कोर्स किया, तो सर उसमें भी यानी कि हमें क्लाउड कोड इंस्टॉल करवाया, नोड.जेएस था, पावरशेल का टर्मिनल था, VS कोड था, जो ऑलरेडी ही हमारे सिस्टम में यानी कि डाउनलोड है, ठीक है।
और सर जी मुझे ये बस कंफर्म करना था कि सर जी ये दोनों चीज़ें आपस में टकरा तो नहीं जाएंगी कि भाई उनका भी सिस्टम यानी कि इसके अंदर यानी कि ऑलरेडी डाउनलोड है, ठीक है, जो उन्होंने यानी कि नहीं, क्लाउड कोड तो आपके साथ डाउनलोड है, फिर दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास सारी चीजें पहले से सेट है। हाँ जी। सर जी मैं ये पूछ रहा था कि ये जो फाइलें होंगी आपस में, ठीक है, कि भाई ये ना हो कि हम नहीं इसको नहीं, आप अपने जिस फोल्डर में काम करोगे वही फोल्डर सेलेक्ट करोगे और क्लाउड उसी पे काम करेगा, उसके आउट ऑफ द फोल्डर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। समझ आ गया? नहीं सर ये बात नहीं मुझे समझ लगी। देखो जिस तरह मैंने, एक मिनट, अब यहाँ पर मैंने एक फोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हो? हेलो, जी जी सर जी। देखो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर फाइल पे क्लिक करता हूँ, ओपन फोल्डर करता हूँ, ठीक है। अब मैंने है। करना है डेस्कटॉप पे आ गया, इसी ट्रेनिंग पे आ गया और इसको ओपन कर दिया यहाँ पर, तो ये मेरा ये फोल्डर ओपन हो गया। अब क्लाउड जो भी काम करेगा, क्लाउड के पास, क्लाउड सिर्फ ये फोल्डर जानता है, इस ठीक फोल्डर है। के बाहर क्लाउड को कुछ भी नहीं पता। अब क्लाउड इसी फोल्डर को जानता है और यहाँ पर सिर्फ क्लाउड काम करेगा। बाकी अगर आप इसको, जिस तरह मैंने आपको टर्मिनल में बताया ना कि टर्मिनल में अगर आप इस तरह यहाँ पर क्लाउड को यूज़ करोगे, मीन आपकी रूट डायरेक्टरी पे, मीन आपके रूट फोल्डर पे, यूज़र लेवल पे, ये चूंकि रूट है, मीन मेरे पूरा सिस्टम यहाँ से क्लाउड मैनेज कर सकता है। फिर तो यहाँ से अगर आप करोगे और कुछ चीज़ें, मतलब आप उसको कहोगे कि मेरा पूरा सारी चीज़ें डिलीट कर दो, तो उसने डिलीट ही कर देनी है। सही है, तो इस तरह फिर आपने नहीं करना, एक फोल्डर हो में जाके आपने काम करना है, ठीक है। अगर वो फोल्डर आप यहाँ से सीडी करके करते हो तो वो तो बहुत बड़ा लंबा सफ़र हो जाएगा, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप जो है वीएस कोड में आए, यहाँ पर फोल्डर ओपन करें, फोल्डर बनाएं। अगर फोल्डर नहीं बनाए हैं, जैसे मैं यहाँ पर नया फोल्डर बनाता हूँ और इसको कहता हूँ कि एजेंटिक एसईओ ट्रेनिंग, ठीक है, ये मैंने कर दिया, इसको मैंने ओपन कर दिया। अब खाली है तो क्लाउड को सिर्फ इसी फोल्डर में काम करेगा। अब मैंने सारा जो काम करना है वो इसी फोल्डर के अंदर करना है, जो फाइल्स बनाने हैं, कुछ भी करना है तो क्लाउड सिर्फ इसी फोल्डर में काम करेगा, ठीक है। लाइक मैं वैसे एक इनिट करता हूँ इनिशियल, तो ये cloud.md फाइल यहाँ पर बनाएगा। तो क्लाउड को बस ये है कि क्लाउड को सिर्फ और सिर्फ इसी फाइल का, इसी फोल्डर का पता है। आपने इस फोल्डर में आप आर्टिकल्स लिखने हैं, वेबसाइट बनाना है, ब्लॉग पेजेस बनाने हैं, जो भी करना है वो सारा क्लाउड आपके लिए यहाँ पर कर देगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी क्लाउड, आप करने की वो कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, ठीक है। उससे नहीं डरो भाई, कन्फ्लिक्ट आएगा किधर से, कन्फ्लिक्ट तो आता ही नहीं है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं आता है कन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक फोल्डर में काम कर रहे हो। जी सर ठीक है सर, थैंक यू। समझ आ गया? जी सर। सर मुझे पेपर क्लिप वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि पेपर क्लिप किस चीज़ के लिए। जी पेपर क्लिप जो आपने बताया था अभी। भाई उसको अभी छोड़ो ना, उस अब पहले क्लाउड पे फोकस करो, क्लाउड सीखो बस, फिर पेपर क्लिप भी कवर करेंगे। हाँ हाँ, पेपर क्लिप कवर करेंगे। अब अपना लूप इंजीनियरिंग का आपने आजकल यूट्यूब पे बहुत देखा होगा। लूप इंजीनियरिंग, अगर किसी को नहीं पता तो लूप इंजीनियरिंग का थोड़ा सर्च कर ले कि लूप इंजीनियरिंग काम कैसे करता है। इसमें प्रॉम्प्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म ऑलमोस्ट हो गया है। समझ आ गया? मेन एजेंट्स एक दूसरे के साथ एक लूप में काम कर रहे होते हैं, तो आपने फिर ज़्यादा कमांड्स, ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस, ज़्यादा जो क्या कहते हैं प्रॉम्प्ट्स नहीं देने पड़ती हैं। बस आप स्लैश कमांड राइट करते हैं और आपका पूरा काम कर लेता है। क्लाउड के सब एजेंट्स, मल्टीपल एजेंट्स को एक साथ लगा लेते हैं, 200 एजेंट्स भी लगाते हैं, 100 एजेंट्स भी लगाते हैं, 50 भी लगाते हैं, सब एजेंट्स, ठीक है। मैं आपको पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताऊँ, एक साइट है उसकी 500 पेजेस थी, ठीक है, तो उन हर एक पेज का मैंने उसकी कंटेंट का एडिट करवाना था क्लाउड से। तो क्लाउड को मैंने कहा कि आप मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन को अप्लाई करके आप हर एक पेज का एडिट करें। तो क्लाउड ने 100+ एजेंट्स लगाई काम पे और हर एक को 2-2 या 3-3 पेजेस असाइन की कि आपने इसके ऊपर काम करना है, और एक पूरा रिपोर्ट मुझे दिया हर एक पेज का। समझ आएगा? मीन 100 बंदे काम पे लगाई कि आपने इस वेबसाइट से, इस पेज से इस तरह का काम, जहाँ पर इशूज है उसको फाइंड करने हैं आपने। भाई क्लाउड को सीखेंगे, सही से सीखेंगे, ये सारी चीजें फिर क्लाउड से कर लेंगे सारे। ये तो अमीर वाली बात, हाँ बस बन जाओगे बहुत जल्द अमीर। अच्छा, तो काफी है इतना आज। ठीक है सर। बहुत अच्छा ज्यादा। सर जी। जी सर जो बेसिक यार प्लीज ये सर मुझे ना बोले यार, काइंडली रिक्वेस्ट है कि सर ना बोले। हम एक शायद भाई? स्टेज पे है सारे। जी जी सही है। शायद मैं कह रहा था जो सेटअप वाली 3 चीजें मेरे ख्याल में वो आज के सेशन में मुकम्मल कर लें।
ताकि सब लोग नेक्स्ट सेशन में आके प्रैक्टिकल जो आप हमें काम देंगे हम उसे करने वाले बने, क्योंकि अगर आज सेटअप रह गया तो फिर नेक्स्ट सेशन में चला जाएगा। सेटअप आज मैं अपनी मुकम्मल करी। सेटअप में क्या है, क्या रहता है क्लाउड को तो आपके सामने ही कॉल की सारा काम, थोड़ा बहुत काम तो कर लिया क्लाउड से। आपको नोड.js, आप नोड.js में आपकी सिस्टम पे तो नहीं इंस्टॉल कर सकता क्योंकि आपके सिस्टम पे नोड.js, आप नोड.js इंस्टॉल करें, आप गेट इंस्टॉल करें, आप जो है क्लाउड कोड को इंस्टॉल करें, लग जाए। थोड़े बहुत मसले आएंगे वो आप जो है क्लाउड से हल करवा सकते हैं। अब बाकी सेटअप, जी, ठीक है। जब आप सबके पास क्लाउड का आप पहला मैसेज, हाई वाला मैसेज, और वो क्लाउड आपको वापस रिस्पॉन्ड करेगा, यहाँ वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे ना, तो फिर मैं स्पीड से जाऊँगा। समझ आ गई? अब सर काफी सारे आज लोगों के ने टॉपिक सेटअप नहीं किया ना, अच्छा। अभी से अभी आपने किसी, मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों ने VS कोड को इंस्टॉल किया है। हाँ मेरे ख्याल ये ज्यादा ने कर लिया होगा, मैंने भी कर लिया, सब लोगों ने कर ही लिया होगा, मुझे नहीं लग रहा। VS कोड कर मेरे लिया ख्याल है, में लेकिन बस क्लाउड का वो जो इशू आया था वो मैं अभी करवा लूंगी उससे रिजॉल्व। हाँ हाँ, वो सॉल्व करवा ले, क्लाउड ही से करवा सकते हैं। और ये है कि आज इतना ही रहने दें, फिर रिकॉल भी हो जाए तो फिर सबके लिए मुश्किल भी हो जाएगा। खैर, थोड़ा सा जब आपको एक दफ़ा फाउंडेशंस आपकी स्ट्रांग हो जाएंगे ना, तो मेरे ख्याल में फिर बहुत ईजी हो जाएगा सबको। आज काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं यार इतनी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें, कुछ वैसे थी तो थियरी, कुछ एक यूज़ केस कर दिया क्लाउड से बस। तो आपकी भी सिस्टम्स में ना अगर इतने सारे फाइल्स डाउनलोड में पड़े हैं ना, मेरे जैसा, मेरे सिस्टम में ऐसा ही होता है, बस डाउनलोड कर दिया फिर छोड़ दिया। फिर इतनी ज़्यादा फाइल्स देखता हूँ तो फिर दिल ही नहीं करता है मैनुअली उसको ऑर्गेनाइज करो। तो पहले सबसे पहला काम आप अपनी अपने फाइल्स को ऑर्गेनाइज करें, डिलीट नहीं करवाना, वरना क्लाउड शायद आपकी बहुत अच्छी अच्छी फाइल्स डिलीट करे। अच्छा सर, मैं चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम में यानी कि एक ही फोल्डर बने, ठीक है, जिसमें हाँ। ये जितना भी एआई एजेंटिक का यानी कि हो काम, ठीक है, हम्म। वो एक नया फोल्डर बनाकर वही मैं पास दूँ फिर इसे। हाँ, एक फ़ोल्डर आप अपने बनाएँ, जहाँ पर भी बनाना है उधर बनाएँ, और वही फ़ोल्डर हम लोग आपका वही लोकल फ़ोल्डर क्लाउड यूज़ करेगा आपके सारे वर्कफ़्लोज़ के लिए। मीन उसमें उसके अंदर अपनी पूरी वर्कफ़्लोज़ ऐड कर दें। फ़ोल्डर स्ट्रक्चर हम कवर करेंगे, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर कवर करेंगे। कल इंशाल्लाह फ़ोल्डर स्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि किस तरह क्लाउड को कोवर्क, क्योंकि कोवर्क मैं चाहता हूँ कि कोवर्क और VS कोड एक साथ कवर करूँ। दोनों एक ही जैसी है, बस वो VS कोड जो है, कोवर्क जो है वो आपके क्लाउड का ऐप है, उसमें कोवर्क यूज़ करेंगे, उसको कैसे यूज़ करना है, लेकिन फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। वो कल इंशाल्लाह फ़ोल्डर स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, ताकि आप फिर एक पाथ बन जाए कि वर्कफ़्लो किस तरह बनाते हैं, ठीक है? तो हाउ टू कनेक्ट ऑल दोज़ डॉट्स, जब आप डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो फिर एक सही रास्ता निकल आता है। समझ आ गया? जी सर। बाकी मैं अगर किसी को जी क्लास के अलावा एक सवाल पूछूंगी कि ये आपने जैसे स्टार्ट में कहा कि मैंने कहा मेरे लिए भी सारी टेक्नोलॉजीज नहीं है थोड़ी, तो आपने कहा आपके लिए भी नहीं थी, तो ये कितना टाइम पहले आपके लिए नहीं थी और ये आपने स्टार्टिंग कहाँ से की और इसको कैसे लर्न किया कि बेसिक बेसिक चीजें इतनी फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? जिस दिन मुझे क्लाउड का पता चल गया ना, क्लाउड का जो वर्जन 2.0 रिलीज हो गया, क्लाउड का पहला वर्जन तो बड़ा बेकार था। तो मतलब क्लाउड कोड का, क्लाउड तो खैर बहुत पहले से है। और मैंने उस टाइम मेरे पास कुछ क्लाइंट्स थी, उसमें मैंने 3 क्लाइंट्स को छोड़ दिया ताकि मुझे अपना टाइम मिले। फिर मैंने एक साथ 3 क्लाउड की सब्सक्रिप्शंस ली, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने आज हो या कल हो या 1 महीना बाद हो या 2 महीने बाद हो, मैंने सीखना है तो क्यों ना आज से सीखो, ठीक है? और एक फुल मंथ फुल टाइम मतलब कुछ भी नहीं किया उस टाइम पे, 1 महीने में। और मतलब यूट्यूब पे जहाँ भी क्लाउड कोड का वीडियो देखा, कंप्लीट किया, देखा कंप्लीट किया, देखा कंप्लीट किया। मतलब इतनी 1 महीने के अंदर मैंने इतनी ज़्यादा, इवन तो मैंने एक यूडेमी का कोर्स भी साथ साथ लिया ताकि मुझे आइडिया हो कि यूडेमी पे किस तरह है, लेकिन वो भी बस वही चीज़ें थी कि जो चीज़ें यूट्यूब पे पढ़ी थी यूडेमी भी वही कवर किया था उसने। हालांकि वो सबसे टॉप रेटेड कोर्स था। आज तो खैर वो बहुत बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स है उसमें, उस टाइम थे कुछ 200-300 स्टूडेंट्स शायद थे। तो उसमें एक मैं भी था, और आज वो शायद 20,000 हो, 30,000 हो। और 1 महीने में मैंने ये सारी टर्मिनोलॉजीज़, खैर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का तो ये नेक्स्ट.जेएस रिएक्ट.जेएस का तो पहले से थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन जो जो भी चीज़ें हैं ना वो उसी 1 महीने के अंदर मैंने किया। तो ये है कि कुछ कुर्बानी भी देनी पड़ती है। आप लोग टाइम की कुर्बानी नहीं देते, कोई कहता है इस टाइम को इधर करो उधर करो, और आप जब अपने क्लाइंट्स की कुर्बानी दोगे ना, जहाँ से आपको इनकम आता है, और उल्टा आप 3 सब्सक्रिप्शंस ले लो एक साथ क्लाउड की, तो इसे कुर्बानी ही ऐसी होती है ना। तो अगर आप टाइम की कुर्बानी नहीं देते हैं तो मेरे ख्याल में क्लाउड भी नहीं सीख जाओगे। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है।
सर काइंडली आज की रिकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइमली यानी कि शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आधा घंटा तकरीबन लेट ज्वाइन कर सका था। किस चीज़ का रिपोर्ट? रिकॉर्डिंग सर, रिकॉर्डिंग आज की क्लास की। रिकॉर्डिंग वो शेयर कर लूँगा, ठीक है। लेकिन रिकॉर्डिंग से मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं होगा जब आप खुद नहीं बैठ जाओगे। रिकॉर्डिंग 1 घंटे 2 घंटे रिकॉर्डिंग कौन देखता है आजकल ज़माने में? बड़ा मुश्किल होता है, कोई भी नहीं देखता है। लेकिन खैर मैं शेयर करूँगा स्टोरी सर जी क्या हुआ है साथ साथ जो जो आप स्टेप बताएंगे ना, बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी वीडियो देख ली, उधर से उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, इसी तरह चल जाएगा। भाई। सर हम देखने से ज़रूरी है आप इम्प्लीमेंट करें। जी सर हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, बार बार डिस्कनेक्ट होता है, तो रिकॉर्डिंग होती है ना, तो फिर हम वापस आराम से देखते हैं, हमारे पास जो डिस्कनेक्ट में मिसिंग हो जाते हैं ना पॉइंट्स, वो कवर हो जाते हैं। मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, शायद बहुत कम लोगों को पता है, तो होता मेरे है ख्याल ये कि कुछ पॉइंट्स में भी मेरे मिस हो गए, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। अच्छा। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो शेयर करूँगा, लेकिन बस ये है कि वो भी डाउनलोड की है कल वाली, लेकिन एडिटिंग का मौका ही नहीं मिला। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे हाइड करनी है, क्योंकि उसमें एक्चुअली यूआरएल्स वगैरह भी होती है, तो वो थोड़ा बहुत हाइड करूँगा, थोड़ा बहुत एडिटिंग करूँगा, तो फिर हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी शेयर करूँगा, लूप इंजीनियरिंग भी शेयर करूँगा, ग्राफ इंजीनियरिंग भी शेयर करूँगा, हार्डनेस इंजीनियरिंग भी शेयर करूँगा, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग भी शेयर करूँगा। लेकिन रिसोर्सेज तो यार दुनिया भरी पड़ी है। इंटरनेट में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि बस एक सर्च लगाओ हाउ टू, बस ये आना चाहिए हाउ टू, तो मेरे ख्याल में बंदा कुछ भी सीख लेता है। बस बस लगन होना चाहिए। तो आई होप इंशाल्लाह कल से हम फोल्डर स्ट्रक्चर और ये चीज़ों पे काम करेंगे। आप लोग थोड़ा यूज टू हो जाए काइंडली। कल तो खैर मैं शायद नहीं अवेलेबल हूँ, नेक्स्ट वीक से कर लेंगे। आपके पास काफ़ी टाइम है, तो क्लाउड कोड को सही से अपने इंस्टॉलेशन करिए, कुछ कोर्सेज इसके साथ देखिए, और फिर इंशाल्लाह जब मैं काम करूँगा तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा कि क्या चीज़ें, मतलब टेक्निकलिटीज सारे आपके जो है दूर हो जाएंगी। थोड़े बहुत 1-2 कोर्सेज करिए 50-50 मिनट की, 40-40 मिनट की, वहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता जाएगा। जी ठीक हो गया सर। चलो ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक। जी जी सर, इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। अल्लाह सर अल्लाह हाफिज़। नोट्स भी बना के प्रिंट कर दीजिए। यार नोट्स में आउटलाइन नहीं बना सका, तो नोट कैसे बनाऊंगा? सर वो बस इसलिए कहा कि ना, अगर कोई 6-7-8 पॉइंट्स है ना, बस उसको एक एक हेडिंग, जिस तरह आज आपने बताया था कि ये चीज़ें डाउनलोड करनी है आपने, ठीक है, इसी 3-3 तरह से। दफ़ा बताया, 3-3 दफ़ा वीडियो में बताया कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। चल वो तो ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज में लिखा हुआ है ना, क्या क्या चीजें हाँ, इंस्टॉल उधर भी करनी तो है। मैंने बताया हुआ है ना। जी खैर मैं शेयर करूंगा, अगर टाइम मिल गया तो पीडीएफ वगैरह रेडी करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी पीडीएफ से कुछ भी नहीं होगा। पीडीएफ से इंटरनेट भरा पड़ा है। जो एक्चुअल चीज़ है ना, वो अभी से बैठो, स्टार्ट करो। बस 1 लाख का सब्सक्रिप्शन ले लो भाई, 5-6 हज़ार का खर्चा है, बस अपने ऊपर करो। बाकी जैसे वो 5-6 हज़ार आप किसी और जगह पे खर्च करते हो ना, वहाँ से थोड़ा बहुत उसको बचा के क्लाउड पे इन्वेस्ट करो या कोडेक्स पे इन्वेस्ट करो, और फिर 1 महीने बाद आप देखना कि आप में कितने चेंजेस आए होंगे इंशाल्लाह। 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 ठीक है, मिलती है नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।